बहुत सारा भीड़ हो गया, मान लीजिए 2000, 5000, 10,000 का भीड़ हो गया। अब उतना में क्या होता है, आदमी सिर्फ आता है सुनने और फिर चल जाएगा। और जैसे ही इकट्ठा होगा, हम लोग चाहेंगे तो एक संगठन बना सकते हैं, और वही संगठन कहीं ना कहीं यह पार्टी को हटाने के लिए काम में आएगा। जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे कि आखिर फंडामेंटल राइट कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि संविधान होता है, एक राज्य होता है और एक नागरिक होता है। नागरिक प्लस एक व्यक्ति लिख लेते हैं, व्यक्ति में नागरिक भी आ जाता है और आपका जाकर विदेशी भी आ जाता है। ठीक है, और एक होगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, संविधान क्या करता है कि कुछ अधिकार देता है नागरिकों को। ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट देते हैं नागरिकों को। कौन से फंडामेंटल राइट है, केवल नागरिकों को, और कौन से फंडामेंटल राइट है, व्यक्तियों को। यानी कौन से फंडामेंटल राइट केवल नागरिकों के लिए है और कौन सा फंडामेंटल राइट केवल व्यक्तियों के लिए है, यानी नागरिक प्लस विदेशी दोनों के लिए है। आइए सबसे पहले इसे हम लोग लिख लेते हैं। यदि नागरिक की बात करेंगे तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट है इसका आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, उसके बाद आर्टिकल 29, साथ ही आर्टिकल 30। यानी ऐसा फंडामेंटल राइट जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है वह है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ऐसे अधिकार केवल नागरिकों के लिए है, ऐसे अधिकार हम लोग विदेशियों को नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट हम लोग विदेशियों को भी देते हैं। आइए उसे भी हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। यदि व्यक्ति की बात करेंगे, व्यक्ति में नागरिक प्लस विदेशी दोनों आ जाता है। ठीक है, तो इसको कौन कौन से अधिकार है, जैसे कि आर्टिकल 14 होगा, उसके बाद होगा आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, 26, 27, 28। ठीक है, तो इतने अधिकार कहीं ना कहीं क्या है कि विदेशियों को भी प्राप्त है, साथ ही नागरिकों को प्राप्त है। यानी यहाँ पर जितने भी फंडामेंटल राइट लिखे गए हैं सारे के सारे नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जो कि विदेशियों को भी प्राप्त है, यानी व्यक्ति में उसे हम लोग रखते हैं, व्यक्ति में नागरिक प्लस विदेशी दोनों आ जाता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि संविधान इसको कौन कौन से अधिकार देते हैं। देखिए आर्टिकल 14 के तहत क्या है कि इसको कुछ क्या है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। वहीं यदि आर्टिकल 15 की बात करोगे तो जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश, जन्मस्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि आर्टिकल 16 को देखोगे तो वहां पर क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, आर्टिकल यदि आप 19 पे जाओगे तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति या व्यापार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 पे यदि जाओगे तो आर्टिकल 20 में क्या है कि दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। आर्टिकल 21 में जाओगे तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में जाओगे तो वहां पर क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 में जाओगे तो गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की बात किया गया। आर्टिकल 23 में बलात्कार को निषिद्ध किया गया। आर्टिकल 24 में जाकर आपका आर्टिकल 24 में आपको देखो कारखाने आदि में बालकों के नियोजन से निषेध किया गया। जबकि आर्टिकल 25 में क्या है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में क्या है कि धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में क्या है कि किसी भी विशिष्ट धर्म के लिए किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 28 में क्या है कि धार्मिक आदेश या उपदेश या शिक्षा देने का अधिकार। जबकि आर्टिकल 29 और 30 में क्या है कि आर्टिकल 29 में क्या है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में भारत के नागरिकों को अपनी भाषा लिपि को संरक्षित रखने का अधिकार है। जबकि आर्टिकल 30 में क्या है कि अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्था को स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। यानी ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो यानी वैसा अधिकार जो नागरिकों के लिए मूलभूत हो उसे नागरिकों के पास रखा गया है, और वैसा अधिकार जो कहीं ना कहीं सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है उसे विदेशियों को भी दिया गया है। आइए अब देखते हैं कि राज्य संविधान इस राज्य को क्या देता है। ठीक है, तो यहां पर राज्य के अंतर्गत क्या आएगा, एक सरकार आएगा। ठीक है, इस सरकार का चुनाव कौन करेगा, यहाँ पर जो नागरिक है वही इसका चुनाव करेगा। ठीक, यही नागरिक क्या कर लेगा, सरकार का चुनाव। ठीक है, और जैसे ही सरकार का चुनाव करेगा क्या होगा कि इसके पास एक शक्ति प्राप्त होगा। ठीक है, मैन पावर इसको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यही शक्ति का इस्तेमाल करके क्या करेगा, कहीं ना कहीं वह देश को संचालित करेगा, देश को चलाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि आखिर संविधान इसको कौन कौन से अधिकार दिए हैं जो कि इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा गया है। देखिए आर्टिकल 12 है, एक आर्टिकल 12 आ जाएगा राज्य के पास। ठीक है, यानी आर्टिकल 12 कहाँ आ जाएगा, राज्य के पास। जबकि आर्टिकल 13 आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। आर्टिकल 32 आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास।
लेकिन यहाँ पर एक आर्टिकल और है हाई कोर्ट के लिए 226, फिलहाल उसे हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि वह आर्टिकल 226 क्या है कि मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और कैसे काम करता है फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो अब देखिए कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर है आर्टिकल 19 को हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 में क्या है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति या व्यापार की स्वतंत्रता। मान लीजिए कि यहाँ पर जो सरकार बना है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जो सरकार बना है, यह सरकार मान लेते हैं कि एक समय मान लीजिए 1950 में कोई सरकार बना, ठीक है, 1950 में कोई सरकार बना, ए नाम का कोई सरकार बना, ठीक है। अब बीच में देख रहे हैं कि 52 आते आते क्या हुआ कि यह निरंकुश हो गया, ठीक है, यानी यह तानाशाही करने लगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं यह मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण करने का प्रयास करने लगा। इसका नीतियां कहीं ना कहीं लोगों को ठीक नहीं लगने लगा, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है कि यह ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है जिससे कि यहाँ के लोगों को, नागरिकों के मौलिक अधिकार को छीना जा सके। फिलहाल अभी यह नहीं कर सकता, लेकिन इसे संभावना है कि यह कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ऐसे शासक को कहीं ना कहीं लोग नकार रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां से एक व्यक्ति, ठीक है, आर्टिकल 19(1) के तहत क्या वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी यहाँ पर किसी को तो जरूर खराब लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई गड़बड़ कर रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही किसी को खराब लगेगा क्या करेगा, उसके अंदर एक विचार प्रकट होगा और विचार को क्या करेगा कि वह कहीं ना कहीं लोगों के साथ साझा करेगा, ठीक है, साझा करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति के साथ साझा करने से तो काम चलेगा नहीं, इसीलिए वह क्या करेगा, सम्मेलन करेगा, ठीक है। आर्टिकल 19(2) क्या है, सम्मेलन का अधिकार, यानी बहुत सारे लोगों को वह बैठा सकता, भारी मीटिंग कर सकता, ठीक है, और उसमें बैठा कर क्या करेगा, लोगों को या इस शासक के खिलाफ या इसके जो शासन है उसको क्या करेगा, कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 19(2) के तहत क्या है कि सम्मेलन का अधिकार। आर्टिकल 19(3) के तहत क्या है कि संघ या संगठन गठित करने का अधिकार, ठीक है। यदि आर्टिकल 19(a) बोलेंगे तो क्या होगा कि एक यदि ABCD बोलेंगे तो ABC, यदि नंबर में बोलेंगे तो 1 2 3, यदि क ख में बोलेंगे तो आर्टिकल 19 क 19 ख 19 ग, ठीक है। तो आर्टिकल 19(3) के तहत क्या है कि संघ गठित करने का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है कि वो संगठित हो सकता है, वह संगठन बना सकता है, ठीक है। और जैसे ही संगठन बनाएगा क्या करेगा, एक जगह बैठने से तो काम चलेगा नहीं, उसके लिए क्या करेगा, जगह जगह पर वह संचरण करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1) के तहत क्या है कि ऐसा अधिकार जो कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कोई भी सरकार यदि चाह ले कि मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई शासक कहीं ना कहीं लोक कल्याण के लिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या करेगा, यह हटाने का प्रयास करेगा। तो हटाने वाला काम कहाँ से निकल कर आएगा, यहीं से निकल कर आएगा, यहीं से नया पार्टी बनेगा, ठीक है, और इस पार्टी को, ए वाला पार्टी को क्या करेगा, हटाने का प्रयास करेगा। तो उसके लिए तो कुछ पावर चाहिए, उसके लिए सबसे जो मजबूत पावर है वह क्या है, आर्टिकल 19(1). उसके अंदर क्या है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी यह जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ वह क्या करेगा, बोलेगा, ठीक है, उसे क्रिटिसाइज करेगा। तो ऐसा पावर कौन दिया है, संविधान दिया है, किसको, नागरिकों को। कौन सा पावर दिया है, बोलने का अधिकार। आप सरकार के पक्ष में बोल सकते हैं, सरकार के विपक्ष में बोल सकते हैं, सरकार को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो वैसा अधिकार कहाँ है, आर्टिकल 19(1). अब अकेले बोलने से तो काम चलेगा नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आर्टिकल 19(2) भी चाहिए, यानी सम्मेलन का अधिकार, यानी बहुत सारे लोगों को बैठाया जाए, उसको हम लोग समझाएंगे। आमतौर पर हम लोग ऐसा देखते ही हैं, ठीक है। यदि आर्टिकल 19(c) की बात करेंगे तो बहुत सारे संगठन बनते हैं, बहुत सारे पार्टी बनता है, ठीक है। तो आर्टिकल 19(c) के तहत बनता है। मान लीजिए कि यह करे कि आर्टिकल 19(1) हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही आदमी को बोलने का अधिकार खत्म होगा, वह सम्मेलन का कोई बात रहेगा, बोलिए मान लीजिए कहीं पर बैठा लेंगे आदमी को, बहुत सारे आदमी को बैठा लिए और वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही खत्म है, तो बैठाने से काम थोड़ा चलेगा। उसके लिए क्या होगा, हमको हमारे अंदर जो विचार आ रहा है उसको कहीं ना कहीं क्या होगा, हमको बोलना पड़ेगा, लोगों के समक्ष रखना पड़ेगा, तभी ना सामने वाला समझ सकेगा। अब मान लीजिए आर्टिकल 19(1) को खत्म कर दिया जाए तो आर्टिकल 19(b) का कोई महत्व रहेगा जी, सम्मेलन बैठाने का कोई महत्व रहेगा। अब सम्मेलन बैठा लेंगे, चुपचाप खड़ा रहेंगे तो कोई काम देगा, उठो, काम नहीं देगा। अब मान लीजिए कि कहीं सम्मेलन होता है, ठीक है, बहुत सारा मीटिंग देखे होंगे आप लोग, रैली वगैरह निकलता है, ठीक है। मान लीजिए सम्मेलन हुआ, बहुत सारे नेता आए, ठीक है, और सम्मेलन हुआ, बहुत सारा भीड़ हो गया, मान लीजिए 2000, 5000, 10,000 का भीड़ हो गया। अब उतना में क्या होता है, आदमी सिर्फ आता है सुनने और फिर चल जाएगा, यानी मेरे अंदर जो वाक्य अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके अंदर क्या आ गया, मेरे अंदर कोई विचार आया, उस विचार को बताने के लिए हमने क्या किया, सम्मेलन किया। और सम्मेलन जैसे ही किया
वह तो पूरा दिन रात तो बैठा हुआ नहीं रहेगा, लगभग 4-5 घंटा बैठेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वह चल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा लोग होगा, कुछ ऐसा व्यक्ति वहां पर होगा जो हमारे बातों से काफी प्रभावित हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही प्रभावित होगा वो लोग क्या होगा, एक जगह आकर इकट्ठा हो जाएगा, एक जगह आकर क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही इकट्ठा होगा, हम लोग चाहेंगे तो एक संगठन बना सकते हैं, और वही संगठन कहीं ना कहीं यह पार्टी को हटाने के लिए काम में आएगा, ठीक है। तो वह आर्टिकल 19C के तहत, ठीक है। अब मान लीजिए कि यह जो सरकार है, यह जो सरकार है, मान लीजिए आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर दे, ठीक है। आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर दे। आर्टिकल 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, आचरण की स्वतंत्रता तथा धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25C के तहत है, ठीक है। आर्टिकल 25(1) में क्या है कि आप अंतःकरण यानी आपके अंदर जैसा विश्वास है, आपके अंदर जैसा आस्था प्रकट होता है, उस हिसाब से आप जाकर कहीं ना कहीं अपने जो आपका जो भगवान है उसके स्वरूप को आप उस हिसाब से अपने ढंग से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। और आर्टिकल 25(2) में क्या है कि आप जैसा चाहे वैसा आचरण अपने अंदर वेशभूषा में प्रकट कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप देखते होंगे पंडित लोग क्या करते हैं, टीका लगाते हैं, मौलवी लोग क्या करते हैं, टोपी पहनते हैं, ठीक है। तो वह कहाँ है, आचरण का अधिकार, ठीक है। अब कोई बोले कि, अब मान लीजिए कोई सरकार आ जाए बोले कि मौलवी सबको टोपी पहनने नहीं देंगे, ठीक है, तो वो किसका उल्लंघन हो जाएगा, आर्टिकल 25(2) का, ठीक है। तो वैसा काम कर ही नहीं सकता है कौन, ये राज्य, ठीक है। क्यों, क्योंकि वह फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट का जैसे ही उल्लंघन होगा, जैसे ही उल्लंघन होगा, आर्टिकल 13 क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक। आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां क्या होगा, शून्य होगा। यानी जैसे ही कोई विधि, जैसे ही कोई विधि आदेश है ना, जैसे ही कोई विधि बना दे, कोई आदेश दे दे, ठीक है, तो वैसे अधिकार क्या होगा, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, किसके तहत, आर्टिकल 13 के तहत, ठीक है। अब मान लीजिए कि आर्टिकल 15 में क्या है कि जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आर्टिकल 15 में 1952 गया, 50 यहाँ पर जोड़ देते हैं, 1955 कर देते हैं, ठीक है। 5 साल में वोटिंग होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर बी पार्टी आ गया, ठीक है। अब बी पार्टी बोल ले कि हम फलाना एक योजना निकाल रहे हैं, एक योजना निकाल रहे हैं, ठीक है। इस योजना में क्या होगा कि एक्स जाति को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो वह किसका उल्लंघन हो जाएगा, आर्टिकल 15 का। फिर से कहाँ चल जाएंगे, आर्टिकल 13 पर, ठीक। तो वैसे अधिकार जो कहीं ना कहीं नागरिकों के अधिकारों को, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को, है ना, उसको अल्पीकरण करने का प्रयास करे, तो वह आर्टिकल 13 के तहत क्या होगा कि वह स्वतः खत्म हो जाएगा, ठीक है। और नहीं खत्म हो तो क्या करेगा, व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत। अब मान लीजिए कि जैसे कि अब एक काम करते हैं, शुरू से अब एक एक आर्टिकल को हम लोग उठाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी कोई भी यदि कानून बनाएगा राज्य तो उसके तहत क्या होगा, सब समान होगा, चाहे वह अधिकारी हो, चाहे वह गैर अधिकारी हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह नीच हो, जैसा भी हो, ठीक है। सभी के सभी क्या होगा, वो विधि के तहत, विधि के अंडर ही आएंगे, विधि से ऊपर कोई नहीं उठ सकता, ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या होगा कि जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव आपसे नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ठीक है। आर्टिकल 19 की यदि बात करेंगे तो क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास या वृत्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 20 में क्या है कि दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण के मतलब क्या है कि जब तक कोई भी व्यक्ति जब तक किसी देश में पार्टिकुलर किसी कार्य के लिए अपराध घोषित ना हो, उस कार्य के मतलब जब तक कोई भी कार्य उस देश में अपराध की श्रेणी में नहीं आता हो, और यदि वह व्यक्ति उस कार्य को करता है तो उसके लिए कोई सजा नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे देश, मान लीजिए कि कोई एक्स देश है, ठीक है, एक्स देश है, और वहां पर क्या है कि चोरी करना कोई अपराध नहीं है, चोरी करना कोई अपराध नहीं है। तो क्या होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है तो उसके लिए उसको थोड़ा ना सजा दिया जाएगा, तो वह किसके तहत आता है, आर्टिकल 20 के तहत, ठीक है। तो आर्टिकल 20 में कहने का मतलब यही है कि जब तक आप कोई कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे तब तक आपको सजा नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक ही सजा के लिए क्या होगा कि एक बार से अधिक बार आपको मतलब दोहरी क्षति नहीं दिया जाएगा, यानी एक जुर्म के लिए एक ही सजा दिया जाएगा, उसके लिए दोहरी क्षति नहीं दिया जा सकता। उसके लिए आपको अपने अपराध को स्वयं कबूलने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 क्या है कि प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 में क्या है कि गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की बात किया गया, ठीक है। आर्टिकल 23 में क्या है कि बलात्श्रम को निषिद्ध किया गया है, यानी पहले क्या होता था कि बहुत जबरदस्ती तरीके से या जबरन तरीके से किसी व्यक्ति से क्या किया जाता था कि उससे कार्य लिया जाता था। आर्टिकल 23 बहुत विस्तारित से है, लेकिन फिलहाल अभी इतने समझते हो, ठीक है। आर्टिकल 24 में क्या है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे को कारखाने आदि में कार्य करने से रोका गया, ठीक है। आर्टिकल 25 फिर से वही धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 26 जो अधिकार आर्टिकल 25 में लोगों को मिला है वही अधिकार आर्टिकल 26 में उसके संस्थाओं को मिला है, ठीक है। जितना भी मेला लगता है, जितना भी तमाम तरह का जो गतिविधि होता है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, है ना, वो आर्टिकल 26 के तहत होता है, ठीक है। आर्टिकल 27 में क्या है कि आर्टिकल 27 में आपको किसी भी धर्म विशिष्ट के लिए कोई भी किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए राज्य यहाँ पर कर नहीं लगा सकता है। आर्टिकल 28 में क्या है कि धार्मिक आदेश या शिक्षा देने का अधिकार। जबकि आर्टिकल 29 में क्या है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी भी लोगों को भारत के किसी राज्य क्षेत्र में किसी भी लोगों को क्या है कि अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। आर्टिकल 30 में क्या है कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन की स्वतंत्रता यहाँ पर आर्टिकल 30 के तहत दिया गया। तो कुल मिलाकर देखें कि ऐसा अधिकार यहाँ पर जो मिला है सबको नागरिकों को, यह अधिकार वंचित ना हो जाए, यहाँ से नागरिक क्या है कि उससे रह ना जाए, उसका अधिकारों को छीन ना लिया जाए, उसके लिए क्या किया गया, आर्टिकल 13 बनाया गया, आर्टिकल 32 बनाया गया, ठीक है। और यदि राज्य कोई ऐसा प्रयास करता है कि इसके अधिकारों को छीनता है, अब राज्य में कौन कौन आएगा, जैसे कि आर्टिकल 12 क्या है कि राज्य की परिभाषा देता है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में क्या होगा कि केंद्र की विधायिका होगा, केंद्र की विधायिका, ठीक है, केंद्र की कार्यपालिका, उसके साथ क्या होगा, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, स्थानीय शासन में क्या होता है, जैसे पंचायत, नगर पालिका, ठीक है। तो ऐसे राज्य को काफी बड़े डिफाइन किया गया है। अधिक विधायिका की बात करोगे या कार्यपालिका की बात करोगे, कार्यपालिका में क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति होता है, ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री होते हैं, जितना भी मंत्री है सब इसके अंतर्गत आएगा। जितना भी डीसी होता है, एसपी होता है, आईजी होता है, डीआईजी होता है, सब किसके अंतर्गत आएगा, कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चाहे वह राज्य का हो सकता है, चाहे वह केंद्र का हो सकता है। यानी कोई भी सरकारी अधिकारी यदि आपके इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो क्या है कि आपके मौलिक अधिकारों को वह चुनौती दे रहा है। और यदि ऐसे अधिकारों को यदि किसी प्रकार से छीनने का प्रयास कर रहा है, क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। और यदि मान लीजिए कोई विधि बना दे, कोई कानून बना दे, कोई उप नियम बना दे, कोई नियमन बना दे, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आर्टिकल 13। जैसे ही कोई विधि बनाएगा, इसके लिए जैसे ही कोई विधि राज्य बनाएगा, किसके खिलाफ, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ, तो क्या होगा, स्वतः खत्म हो जाएगा, किसके तहत, आर्टिकल 13 के तहत, ठीक है।